नमस्कार दोस्तों। जियोपॉल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी आपकी चर्चा एक अलग विषय पर होनी है और विषय है आपके आने वाले एग्जाम्स में, खास करके अगर एलटी की बात करें। एलटी के आपके बारे में जानकारी होगी दोस्तों कि एलटी भर्ती के लिए मेंस के जो एग्जाम होने हैं वो अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होने हैं, यानी कि वहां पर आपको डिटेल आंसर राइटिंग करने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए दोस्तों सिविल सर्विसेज के बारे में, तो सभी इस प्रकार के सिविल सर्विसेज, चाहे स्टेट लेवल की बात करें या फिर बात हो यूपीएससी की, दोनों स्तरों पर आपके द्वारा लिखे गए आंसर्स ही आपके चयन का आधार बनते हैं। खास करके मेंस के आंसर जो कि विस्तृत लिखने होते हैं आपको, और उसमें विषय वस्तु को समझते हुए प्रश्न की मांग के अनुरूप अपने उत्तर को प्रस्तुत करना, ये एक कला है। और दोस्तों, ये कला एक दिन दो दिन में विकसित नहीं होती है, बल्कि लगातार निरंतर की गई आपकी मेहनत, कंसिस्टेंट तरीके से विषय के प्रति उनकी अवधारणात्मक समझ और साथ ही साथ तथ्यों और संकल्पनाओं का मिला जुला प्रस्तुतिकरण ही आपके उत्तर को बेहतरीन बनाता है, और एक नजर में ही एग्जामिनर आपके आंसर को पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। तो ऐसे उत्तर के लेखन के लिए किस प्रकार की स्ट्रेटजी की जरूरत हमें होनी चाहिए, और कैसे हम सवाल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके सवाल की मांग के हिसाब से, उसमें लगे हुए टेल वर्ड्स के हिसाब से अपने उस उत्तर का प्रभावी प्रस्तुतिकरण करेंगे, ये चीजें हम लोग आज की क्लास में संक्षिप्त में समझने की कोशिश। दोस्तों, आपके लिए हमने एक जो प्रश्न चुना है आज का, आप देख सकते हैं। प्रश्न है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा कीजिए और इसके परिणामों को भी चिन्हित कीजिए। इस सवाल को चुनने का एक बड़ा कारण यह भी था दोस्तों कि अभी रिसेंटली आपने देखा कि दक्षिण भारत के राज्यों में, विशेषकर तमिलनाडु और उत्तर भारतीय राज्यों के बीच में, या फिर भाषा की बात करें तो महाराष्ट्र और उत्तर भारत के बीच में लगातार भाषाई विवाद की बातें सामने आ। लेकिन भाषा हमेशा ही समाज को जोड़ने का माध्यम होना चाहिए, ना कि तोड़ने का। और ये अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे संविधान की 22वीं अनुसूची में आपके कुल 8 ऐसी भाषाएं हैं, सॉरी माफ करें, 8वीं अनुसूची में 22 ऐसी भाषाएं शामिल हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन करें। और इनमें से हिंदी की अगर बात होती है तो हिंदी को हम लोग राजभाषा का दर्जा देते हैं। राष्ट्रभाषा शब्द का फिलहाल तो संविधान में कहीं प्रयोग ही नहीं है। लेकिन अगर बात हो रही है कि भारत में भाषाई आधार पर क्या राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, तो देखिए ये एक यक्ष प्रश्न है जो कि आज से नहीं बल्कि भारत की आजादी के बाद से ही नीति नियंताओं के सम्मुख यक्ष प्रश्न के रूप में खड़ा रहा, और आज तक हम इसका कोई एक संतोषजनक और सर्वमान्य उत्तर प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। वो अलग बात है कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को गठन करने वाले पहले राज्य के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसका जो श्रेय जाता है वो पोट्टी श्रीरामुलु को हम लोग देते हैं दोस्तों। और पोट्टी श्रीरामुलु को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को भारत के पहले राज्य के रूप में गठित कराने की जो कीमत चुकानी पड़ी, वो थी उनकी अपनी जान। यानी उन्हें जान दे करके अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, तब जाकर के भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की। लेकिन सवाल बना रहा कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना ये देश की एकता, हमारी संप्रभुता और साथ ही साथ जिस इंटीग्रिटी की बात हम करते हैं, जिस एकीकरण की बात करते हैं, क्या इसके लिए क्षेत्रीयता और क्षेत्रवाद की समस्या नहीं खड़ी हो जाएगी? क्या आने वाले समय में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन अगर किया जाने लगा तो भारत में जिस एक संघीय संरचना की हम बात करते हैं, जिस एक फेडरल स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं, क्या वो फेडरल स्ट्रक्चर इससे ध्वस्त नहीं हो जाएगा हमारा? ये सभी प्रश्न हैं जिन पर विचार करने के बाद, संबंधित संकल्पनाओं का पूरा और पर्याप्त अध्ययन करने के बाद और तथ्यों को बटोरने के बाद ही सिस्टमैटिक तरीके से जब तक हम एक सिनॉप्सिस बेसिस अपना आंसर प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक हम इस प्रश्न को संतुष्ट नहीं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा आपको करनी है। हम लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सबसे पहले वर्ष 1928 में जब हम इस प्रश्न की शुरुआत करेंगे दोस्तों, तो जो बातें मैंने अभी आपसे कहा, हमने वही बातें हमें यहां पर एक बार संक्षिप्त में इसकी भूमिका बनाने के लिए प्रयोग करनी चाहिए कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रश्न
वर्तमान में नहीं बल्कि आजादी के बाद से ही नीति नियंताओं के सम्मुख मौजूद रहा है। समय समय पर इसे लेकर के अलग अलग आयोग और समितियों का गठन किया गया, लेकिन इस आधार पर आज भी अगर बात करें दोस्तों, तो इस व्यवस्था ने, यानी कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की व्यवस्था ने हमारे सामाजिक संरचना को प्रभावित ही किया है, वैमनस्य की वजह बनता रहा है और राज्यों के बीच पारस्परिक मतभेदों का भी कारण ये रहा है। तो ये बातें हम यहां पर सामान्य तौर पर शुरू में इसका एक इंट्रोडक्शन देने के बाद, यानी एक से हम लोग कहते हैं ना कि भूमिका, तो भूमिका जो होती है बच्चों, हमेशा याद रखिए कि प्रश्न को सीधे तौर पर उत्तर से जोड़ने में भूमिका का बहुत अच्छा रोल होता है, बहुत अच्छा महत्व होता है। तो पहले आप संक्षिप्त में जब इसकी भूमिका लिखेंगे, तो इसके बाद जब हम सिस्टमैटिक तरीके से इसकी बात करते हैं, तो हमें एक चीज नजर आती है दोस्तों, वर्ष 1928 की नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, और आप जानते हैं कि 1928 की नेहरू रिपोर्ट में कांग्रेस ने पहले ही भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात को उठाया था। 1928 की नेहरू रिपोर्ट में कांग्रेस द्वारा पहले ही भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात उठाई गई थी। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। अब देखिए, कांग्रेस ने जब ये काम किया तो वहां उसका मकसद कहीं से भी भारत को भाषाई आधार पर छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना नहीं था दोस्तों, बल्कि उनकी इस कोशिश का सबसे बड़ा कारण था कि भाषाई आधार पर अगर राज्यों का गठन होगा तो शायद प्रत्येक भाषा भाषी लोगों को प्रतिनिधित्व का पर्याप्त मौका मिल पाएगा। और इस पर्पस से उन्होंने ये बात कही थी, इस उद्देश्य से उन्होंने ऐसा किया था। और इसी के समर्थन में दोस्तों, उन्होंने वर्ष 1948 में क्या किया गया, इसके समर्थन में इसके समर्थन में 1948 में 1948 में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया। प्रांतीय आयोग का गठन किया और इस आयोग को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं बच्चों? इसका जो नेतृत्व किया उस समय, उनका नाम था एस.के. धर। ठीक है, एस.के. धर आयोग कहा जाता है इसे, और कुछ लोग इसे धर आयोग बोलते हैं, कुछ इसे क्या बोलते हैं बच्चों? भाषाई प्रांतीय आयोग कह करके इसे संबोधित करते हैं। ठीक है, दोनों बातें यहां पर क्लियर हो रही हैं। तो 1948 में यह क्या किया गया बच्चों कि एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया, लेकिन इस आयोग ने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार करने का मतलब था, जिस एक इंटीग्रेशन की बात हम कर रहे थे, जिस तरह से भारत के एकीकरण का प्रयास किया जा रहा था, यहां पर भाषा उसमें सबसे बड़ी रुकावट बन जाती। यानी इस एस.के. धर आयोग ने क्या कहा, इन्होंने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात को, प्रांतों के गठन की बात को अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। और इसके पीछे उनका तर्क ये था दोस्तों, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कि भाषा राज्यों को, देश के लोगों को जोड़ने का माध्यम होनी चाहिए। ये कहीं से भी लोगों के बीच
वैचारिक मतभेद पैदा करने और अपनी भाषा की श्रेष्ठता को साबित करने के लिए पारस्परिक विरोधी प्रवृत्ति अपनाने के लिए प्रेरित करे इंसानों को, ऐसा माध्यम नहीं होना चाहिए भाषा को। और यही बात उस समय कही गई हमारे किस आयोग के द्वारा? एस.के. धर आयोग के द्वारा यही बात दोहराई गई। ठीक है, यानी इसने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात को क्या किया बच्चों? खारिज कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अब हालांकि यहां तक की बातें तो समझ में आ रही होंगी आपको, लेकिन इसके बाद की स्थिति क्या रही? इसके बाद की स्थिति यह थी दोस्तों कि अब धीरे धीरे देश भर में अलग अलग हिस्सों में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों के बीच में जो सांस्कृतिक विभिन्नता है, इस सांस्कृतिक विभिन्नता का आधार क्या है बेटा? एक और उत्तर भारत और एक और दक्षिण भारत। तो भाई दक्षिण भारत का जब भी जिक्र होता है तो हम इस संस्कृति को द्रविड़ संस्कृति के रूप में देखते हैं, और हमारी द्रविड़ संस्कृति मुख्यतः द्रविड़ मूल की भाषाओं में सबसे ज्यादा आस्था रखती है, सबसे ज्यादा विश्वास रखती है, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सारी भाषाएं दक्षिण भारत में प्रचलित हैं, जो सब तमिल परिवार की भाषाओं का ही हिस्सा मानी जाती हैं। जैसे कि अगर हम मलयालम की बात करें तो 9वीं सदी में कहीं तमिल से ये अलग हो पाई, और आज वर्तमान में केरल प्रदेश में बोली जाने वाली एक मुख्य भाषा के रूप में हम लोग मलयालम को जानते हैं। तो ये मतभेद जो उस समय उभर करके सामने आया, इसकी वजह से उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारतीय राज्यों में धर आयोग की इस रिपोर्ट के खिलाफ आवाजें उठने लगी कि भाई भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात को खारिज क्यों किया गया। क्योंकि दोस्तों कहा जा सकता है कि इस पूरी चर्चा के बाद यह बात सामने आ गई, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन ये राज्य की संस्कृति, राज्य की परंपरा, राज्य के जो रिचुअल्स होते हैं और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने का एक माध्यम है। तो ऐसे में किसी एक भाषा को राजभाषा का दर्जा बना देना और बाद में उस भाषा में ही या उसी भाषा को देश की भाषा के रूप में प्रचारित करना, इसकी वजह से तमिल संस्कृति या फिर दक्षिण भारतीय जो राज्य थे उन्होंने इस बात पर असहमति जाहिर की, और ये दोनों के बीच यानी उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय राज्यों के बीच पारस्परिक मतभेद का कारण बनता चला गया। दोस्तों अब बाद में 1948 के दिसंबर महीने में इस स्थिति को संभालने के लिए, इस स्थिति से निपटने के लिए एक बार फिर से एक और आयोग का गठन किया गया, एक समिति बनाई गई, और वो समिति थी बच्चों दिसंबर 1948 की मैं बात कर रहा हूं आपसे। दिसंबर 1948 में प्रांतों के बीच उत्पन्न इस भाषाई मतभेद को समाप्त करने के लिए एक और समिति बनाई गई बेटा, और उस समिति का नाम था जेवीपी समिति का गठन किया गया। ठीक है, और इस जेवीपी समिति में जो मेंबर्स थे उनकी बात कर लेते हैं। इसमें 3 सदस्य थे बच्चों, और 3 में पहले थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे वल्लभ भाई पटेल, और तीसरे थे पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 लोग शामिल थे उस आयोग में, जिसका नाम रखा गया था जेवीपी समिति या जेवीपी आयोग हम इसे कह सकते थे। ठीक है, और इस समिति ने एक बार फिर से
राज्यों को भाषाई आधार पर गठित करने की बात को अपोज किया, यानी उसका विरोध किया। वो इस बात को लेकर सहमत नहीं थे कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, इससे देश की एकता और देश की अखंडता को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो इनका ये मानना था कि इस आधार पर अगर किसी एक राज्य की बात को हमने स्वीकार कर लिया तो फिर ये बात अन्य राज्यों के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाएगी और अन्य राज्य भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात को दोहराना शुरू कर देंगे। तो दिसंबर 1948 में गठित इस जेवीपी समिति की जो सिफारिश थी दोस्तों, जहां उन्होंने राज्यों के पुनर्गठन की बात को स्वीकार नहीं करने की बात कही, इन्होंने देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक संपन्नता का जिक्र करेंगे हम लोग कि देश की एकता, देश की सुरक्षा और देश की आर्थिक संपन्नता के लिए इसे क्या बताया गया? खतरा बताया गया। इन्होंने क्या कहा कि इसे देश की एकता, संपन्नता तथा आर्थिक सुरक्षा के लिए भी खतरा बताया गया। ठीक है। अच्छा, जब यहां पर जेवीपी समिति की रिपोर्ट आई और जेवीपी समिति ने सीधे तौर पर इस बात को खारिज कर दिया दोस्तों, तो इसके बाद अब और ज्यादा ये मांग जोर पकड़ने लगी कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। और आखिरकार इसके तुरंत बाद इस समिति की रिपोर्ट को स्वीकार न करते हुए पूरे देश में, खासकर अलग अलग भाषा भाषी राज्यों में, भाषाई आधार पर अपने राज्य को पुनर्गठित करने की मांग जोर पकड़ने लगी थी। और यह चीज हम लोग देखेंगे कहां पर बच्चों? इसका परिणाम क्या निकला? पूरे देश में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग जोर पकड़ने लगी। राज्यों के गठन की मांग जोर पकड़ने लगी। विशेषकर दोस्तों अगर बात करेंगे यहां पर, तो हमें एक नाम नजर आता है आंध्र प्रदेश का। मद्रास प्रांत से भाषा यानी तेलुगु भाषी लोगों के आधार पर अलग से आंध्र प्रदेश का गठन करने की मांग को लेकर के एक समाज सेवी, एक प्रमुख राजनीतिज्ञ थे, जिनका नाम था दोस्तों, आप लोग उनका नाम जानते होंगे, पोट्टी श्रीरामुलु, है ना? पोट्टी श्रीरामुलु ने मद्रास प्रांत से तेलुगु भाषियों को अलग करके राज्य गठन की मांग को लेकर क्या शुरू कर दिया बच्चों? उन्होंने अनशन प्रारंभ कर दिया। और आप इस समय देख रहे हैं कि दोस्तों जब ये अनशन स्टार्ट हुआ तो सरकार तो एकदम अपनी बात पर कायम थी कि हम भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने की बात को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश की एकता और संपन्नता के लिए खतरा है, जो कि हमारी प्राथमिकता है। और दूसरी ओर पुट्टी श्रीरामुलु जैसे लोग लगातार इस तरह के आंदोलनों में शरीक हो रहे थे। और आखिरकार इसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों? इन्होंने तेलुगु भाषा के आधार पर जिस पृथक राज्य की मांग की, उस बात पर विचार करने के लिए ही 1953 में फिर से एक आयोग का गठन किया गया, जिसे हम लोग राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जानते हैं। क्या किया गया बच्चों? फाइनली सरकार पर दबाव बढ़ा, और जब सरकार पर दबाव बढ़ा तो सरकार ने क्या किया कि 1953 में
लगातार बढ़ते राजनीतिक दबाव के कारण, बढ़ते राजनीतिक दबाव के कारण सरकार को पुनः राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण करना पड़ा। राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण करना पड़ा। निर्माण करना। और दोस्तों पता है इस आयोग ने क्या कहा? इस आयोग ने भाषाई आधार पर फिलहाल राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया। अच्छा, इसमें सदस्यों की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अगस्त 1953 में इसका गठन हुआ था और इसके जो मेंबर्स थे, इसके जो सदस्य थे, उन सदस्यों में बच्चों पहला नाम था के.एम. पडिक्कर का। के.एम. पडिक्कर थे। हृदयनाथ कुंजरू थे। हृदयनाथ कुंजरू थे। और तीसरे थे फजल अली। तीसरे कौन थे बच्चों? फजल अली। और इसीलिए चूंकि फजल अली इसके प्रमुख थे, इसलिए इस आयोग को कई बार फजल अली आयोग के भी नाम से बुलाया जाता। कौन सा आयोग कहते हैं इसे? इसी को फजल अली आयोग के नाम से भी हम लोग बुलाते हैं। तो 1953 में जब फजल अली आयोग अस्तित्व में आया तो इसने दोस्तों भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात को तो स्वीकार कर लिया। यानी इसने क्या कहा? इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात को स्वीकार कर लिया। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि पोट्टी श्रीरामुलु की अनशन के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की जवाबदेही और राजनीतिक दबाव जो उन पर था वो लगातार बढ़ रहा था। और इन्होंने निष्कर्ष क्या दिया? भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार किया। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार किया, लेकिन इसमें एक कंडीशन देखिए क्या जोड़ी गई। गठन की मांग को स्वीकार किया, लेकिन एक भाषा एक राज्य के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। ठीक है, यह निष्कर्ष यहां पर निकल करके आया बच्चों फजल अली आयोग के द्वारा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि राज्य पुनर्गठन आयोग के खिलाफ अगर पूछा जाए, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो विधेयक आया उसके खिलाफ कई बार पूछा जाता है कि क्या सभी राज्यों में पारस्परिक सहमति थी? नहीं दोस्तों, सभी राज्यों में पारस्परिक सहमति नहीं थी, क्योंकि इस विधेयक के खिलाफ सबसे ज्यादा जो विरोध हुआ, पूछा जाता है कई बार कहां हुआ, तो सबसे ज्यादा जो विरोध हुआ वो महाराष्ट्र में। सर्वाधिक विरोध कहां हुआ बच्चों? तो सर्वाधिक विरोध इस प्रस्ताव का सर्वाधिक विरोध महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं रहा कि इस मांग को पूरी तरह से ठुकरा दिया गया, पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं अलग भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करने वाले लोगों का मनोबल इससे बढ़ा दोस्तों। और आखिरकार धीरे धीरे हम सभी लोग जानते हैं कि वर्ष 1956 से ही लगातार भारत में अलग अलग प्रांतों के गठन की प्रक्रिया चलती रही। और आज आप देख सकते हैं कि हमारे देश में कितनी बड़ी संख्या में प्रांतों और राज्यों का गठन हो चुका है।
वापस आते हैं सवाल की मूल विषय वस्तु पर बात करते। मैंने आपसे बताया कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा कीजिए। तो अभी तो हम लोगों ने जो डिस्कशन किया वो केवल यहीं तक हुआ, है ना? अभी सवाल की मूल विषय वस्तु पर तो हम पहुंचे ही नहीं हैं। अभी तो जो डिस्कशन हुआ वो यहां तक हुआ। लास्ट में इन्होंने कहा इसके परिणामों को भी चिन्हित कीजिए। अब देखिए, परिणामों को चिन्हित करना है तो लास्ट में हम परिणामों पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, परिणामों पर चलिए बात कर लेते हैं। और परिणामों की अगर बात की जाए बच्चों, तो आपको यह चीज स्पष्ट ढंग से पता है कि इसके परिणाम फिलहाल तात्कालिक रूप से भले ही सकारात्मक रह रहे हों, ऐसा लगा हो कि भाई भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात जो की जा रही है उसे स्वीकार कर लिया सरकार ने, और अब इससे अलग अलग प्रांतों की जो संस्कृति है, जो उनकी अपनी परंपराएं हैं, जो उनकी रूढ़िवादी विचारधारा है, उसके साथ जुड़े रहने में अब उन्हें आसानी होगी, सरलता होगी। लेकिन इन चीजों ने, इन बदलावों ने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी दोस्तों, और वो थी क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय श्रेष्ठता की समस्या। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को जरूर मेंशन करिएगा। अब इसकी बात किस पर हम लोग कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि इसके परिणामों को चिन्हित कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात को स्वीकारने ने, या राज्यों के गठन की बात को स्वीकार कर तात्कालिक राजनीतिक समस्या का समाधान तो कर दिया गया। राजनीतिक समस्या का समाधान तो कर दिया गया, लेकिन इसने क्षेत्रवाद तथा क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज दोस्तों, जैसा मैंने आपसे बताया कि भाषा क्या होनी चाहिए, तो भाषा देश की संस्कृति तथा लोगों को आपस में जोड़ने का माध्यम होनी चाहिए। आपस में जोड़ने का माध्यम होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में उत्तर भारतीय बनाम महाराष्ट्र, जैसा कि आप राज ठाकरे की बात के बारे में सुन रहे होंगे कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आनी चाहिए, आपको कंपलसरी है। क्या आपके इस संवैधानिक जो प्रावधान किए गए हैं, जो प्रोविजंस किए गए हैं कि भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, क्या इस संविधान का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों? बिल्कुल हो रहा है। तो इस वर्तमान में उत्तर भारतीय वर्सेस महाराष्ट्र हो, या तमिल वर्सेस उत्तर भारत हो, ठीक है, इन विवादों ने इन विवादों ने
संविधान द्वारा किए गए प्रावधानों को द्वारा द्वारा किए गए प्रावधानों को अप्रासंगिक बनाने का ही काम किया। अप्रासंगिक बनाने का ही काम किया है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो इसमें आप ऐड कर सकते हैं बेटा, वो भी बता देता हूं मैं आपको। दूसरी बात ये कि भाषा किसी भी देश के नागरिकों के लिए संवाद का माध्यम होना चाहिए, है ना। संवाद का माध्यम होना चाहिए, ना कि विवाद का। ठीक है, ये बात भी हमें यहां पर मेंशन करने की जरूरत है। जब ये बातें हम कर लेंगे यहां पर दोस्तों, तब जाकर के कहीं हमारा ये उत्तर क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। बात समझ में आ रहा है। यानी इससे क्षेत्रवाद और अलगाव का ही विकास होता है। इस बात को फाइनली हम लिख सकते हैं। अंततः यह कहा जा सकता है कि यह कहा जा सकता है कि जो भाषाई आधार पर अगर राज्यों का गठन किया जाएगा तो इससे क्षेत्रवाद और अलगाववाद को ही क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से क्षेत्रवाद तथा अलगाववाद को ही बढ़ावा मिला है। ठीक है, ये बात हम लोग एट लास्ट इसमें लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों, सवाल जहां से हमारा स्टार्ट हुआ, मैंने आपसे पहले कहा कि जब आप इस तरह के प्रश्नों को एनालाइज करेंगे, ऐसे प्रश्नों का उत्तर जब आपको लिखना होगा जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा करना है, तो इस प्रश्न को 3 हिस्सों में आप तोड़ सकते हो। पहला हिस्सा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, ध्यान दीजिएगा 3 हिस्से में आप इसे तोड़ सकते हैं बच्चों। और वो 3 हिस्से क्या हैं? तो पहला, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, पहला हिस्सा ये है। दूसरा है इसके लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा, ठीक है। और तीसरा, परिणाम, इसके परिणामों को भी चिन्हित करना। यानी इस प्रश्न के 3 अलग अलग हिस्से हैं। यानी आपको इस प्रश्न का उत्तर भी 3 अलग अलग हिस्सों में लिखना चाहिए, जिससे आप सवाल को अच्छी तरह से एड्रेस कर पाएंगे। और एड्रेस करने के साथ साथ उसका ज्यादा संतोषजनक और संतुष्ट करने वाला उत्तर भी आप लिख पाएंगे। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको भाषा के स्तर पर किसी भी तरह की वर्तनी संबंधी गलती नहीं करनी चाहिए, उत्तर से बचना चाहिए ऐसे लिखने से। यानी ऐसे उत्तर लिखना जिसमें भाषा में वर्तनी संबंधी गलती भी हो या उसमें भाषात्मक त्रुटि भी हो, साथ ही साथ वाक्य विन्यास भी अगर आपका कहीं डिस्टर्ब है, अगर वाक्य विन्यास सही नहीं बन रहा है, सेंटेंस अरेंजमेंट सही नहीं है, अगर अलग अलग सेंटेंस या पैराग्राफ आप चेंज कर रहे हैं तो पैराग्राफ के बीच में अगर कंजंक्शन नहीं नजर आ रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पिछली बात जहां खत्म हुई अगली बात जब अगला पैराग्राफ आपने शुरू किया तो आप कुछ और कहने लगे, पिछले वाले से उसका कोई जुड़ाव नहीं है। ये सारी चीजें उत्तर को निष्प्रभावी बनाती हैं, तो इससे आपको बचने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, तो इसकी जानकारी आप कहां लिखेंगे, कहां देंगे बच्चों? पहले भूमिका में देंगे। आप ये लिखेंगे कि भाषा किसी भी समाज में अभिव्यक्ति का माध्यम होती है और अलग अलग देश में, अगर भारत की बात की जाए
तो भारत में जो भाषाई विविधता है वो हमारी ताकत है, और ताकत के साथ साथ ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है, खासकर तब जब क्षेत्रीयता के आधार पर अपनी भाषा को दूसरी भाषाओं से श्रेष्ठतम साबित करने को लेकर युद्ध छिड़ जाता है। श्रेष्ठ साबित करने को लेकर के वैचारिक स्तर पर यह तनाव बढ़ जाता है। ठीक, इसके बाद आप आएंगे किए गए प्रयास। तो प्रयासों में वो बातें लिखेंगे जो मैंने आपको बताया, यानी 1928 की नेहरू रिपोर्ट में कांग्रेस द्वारा पहले ही भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात उठाई गई थी। फिर जिसके समर्थन में 1948 में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया, जिसे एस के धर आयोग भी कहा जाता है। एस के धर आयोग ने दोस्तों भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इस आधार पर हम अगर भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन करेंगे तो इससे देश की एकता, संपन्नता और आर्थिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। दूसरी बात, दिसंबर 1948 में दोस्तों प्रांतों के बीच उत्पन्न इस भाषाई मतभेद को समाप्त करने के लिए एक नई समिति बनी, जिसे हम जेवीपी समिति के नाम से भी जानते हैं। और जेवीपी समिति में नंबर ऑफ मेंबर्स कौन कौन थे ये भी आपको बता देना है। फिर यहीं पर आप पोट्टी श्रीरामुलु के द्वारा मद्रास प्रांत से तेलुगु भाषियों को अलग करके अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर अनशन जो प्रारंभ किया गया था उसका भी जिक्र करेंगे, और साथ ही साथ बताएंगे कि पूरे देश में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग जोर पकड़ने लगी थी। आगे 1953 तक आते आते दोस्तों ये मतभेद राजनीतिक दबाव में तब्दील होता चला गया, और सरकार ने पुनः राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण करना पड़ा उसे सरकार को। ठीक है, और उसमें जो मेंबर्स थे वो तीनों थे। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को पहले राज्य के रूप में गठन की अनुमति दे दी गई। हालांकि इसका सबसे ज्यादा जो विरोध हुआ वो हुआ आपका महाराष्ट्र प्रांत में, यानी ऐसा नहीं था कि सभी राज्य, सभी लोग देश के भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात को लेकर संतुष्ट थे, स्वीकार कर रहे थे। मतभेद भी था, और वैचारिक मतभेद होना ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी पहचान होती है। आगे बढ़ने पर भाषाई आधार पर राज्यों की गठन की बात को स्वीकार तो कर लिया गया, क्योंकि तात्कालिक राजनीतिक समस्या का समाधान यही था, लेकिन इसने क्षेत्रवाद को और क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति को क्या किया, बढ़ावा दिया। भाषा देश की संस्कृति और लोगों को आपस में जोड़ने का माध्यम होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में उत्तर भारतीय वर्सेस महाराष्ट्र और तमिल वर्सेस उत्तर भारतीय नवोदय विद्यालयों की भी बात की जा सकती है। जैसा कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु में कोई नवोदय विद्यालय नहीं है, इसके पीछे भी हिंदी और तमिल के बीच का मतभेद और तनाव ही, विवाद ही सबसे बड़ी वजह या सबसे बड़ा कारण कहा जा सकता है। फाइनली इन विवादों ने संविधान द्वारा किए गए प्रावधानों को अप्रासंगिक बनाने का ही काम किया है, जहां भाषा आदि के आधार पर किसी से भी भेदभाव न करने की बात कही गई। लेकिन अगर महाराष्ट्र जैसे राज्य में सिर्फ भाषा के आधार पर उत्तर भारतीयों की पिटाई कर दी जाए, दक्षिण भारत में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाए, दक्षिण भारत के कई राज्य हैं, जहां कर्नाटक की बात कर सकते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा कमल हासन की एक फिल्म आई थी, और कमल हासन की उस फिल्म को कर्नाटक में रिलीज नहीं होने दिया गया क्योंकि उन्होंने कन्नड़ भाषा को तमिल भाषा से कमतर बताया। तो आप देख सकते हैं कैसे किस स्तर पर ये मतभेद बढ़ रहे हैं, और इससे राज्यों के बीच बच्चों वैमनस्य की भावना ही बढ़ेगी। एक राज्य के अंदर क्षेत्रीयता की भावना बढ़ेगी, और क्षेत्रीयता जहां जिस देश में होती है उस देश का विकास बाधित हो जाता है। तो ये सारी बातें इस उत्तर के अंतर्गत हम लोगों ने की हैं। अब आप इसका चाहें तो बहुत ही बढ़िया और बहुत संतोषजनक उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। बहुत संक्षिप्त में और बहुत सरल शब्दों में मैंने आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। अब आपकी इस आवश्यकता को मैं कहां तक पूरा कर पाया, इस बारे में अपने ओपिनियन से मुझे परिचित जरूर कराएं। मिलते हैं जियोपॉल आईएएस के इसी ऑनलाइन मंच पर फिर से। नमस्कार दोस्तों।